कहानी की शुरुआत एक बंदे से होती है जिसका नाम टाकुया था। वो एक जेटीसी ट्रेवल एजेंसी में को-वर्कर था। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो हर चीज देरी से करता था, लाइक किसी को सॉरी बोलना या शुक्रिया बोलना। ये उसकी आदत थी। तभी उसे महसूस होता है उसे कोई घूर रहा है। असल में उसे रीका घूर रही थी, जिस वजह से वो नर्वस हो जाता है और दिखाने लगता है कि वो कामचोर नहीं है बल्कि कितना बिजी इंसान है। अब घर पे बैठ के वो यही सोचता है कि रीका उसे हमेशा घूरती रहती है और उस पे हमेशा कोई ना कोई चिल्लाता रहता है। ये सब कब बंद होगा? अगले दिन सारे वर्कर अपना काम कर रहे थे, वहीं टाकुया को लेजीनेस लग रहा था। तभी वो देखता है उसे फिर रीका घूर रही है। वो दोबारा नर्वस हो जाता है और दिखाने लगता है कि वो कामचोर नहीं है। यहाँ रीका मुड़ जाती है और यही सोचती है, मैंने उसे फिर डरा दिया। असल में रीका की अपनी ही एक प्रॉब्लम थी। वो अनजाने में लोगों को घूरने लगती थी, जिस वजह से लोग उसे माफी मांगते थे या ये बोलते थे, क्या मैंने कोई गलती की? रीका को मैप से बहुत लगाव था। वो दिन भर मैप्स देखती रहती थी। शायद उसका भी मन होता होगा ओवरसीज जाने का। खैर, अगले दिन अनाउंसमेंट की जाती है। वहाँ की मैनेजर अपना ब्रांच अलास्का में खोलने की प्लानिंग कर रही थी। फैमिली से दूर रहने के लिए काफी मुश्किल होगा, इसलिए उन्हें सिंगल लोगों की नीड थी। वो पूछती है, कौन जाने को रेडी है? टाकुया बोलता है, मैं नहीं जा सकता, मेरे पास एक कैट है। जिस पे मैनेजर बोलती है, ये कोई रीजन नहीं हुआ। अब वो उन्हें कुछ दिन का वक्त देती है इसके ऊपर सोचने के लिए, क्योंकि जाना तो उनमें से ही किसी को था। यहाँ को-वर्कर बात करते हैं, अगर वहाँ चले भी गए तो कम से कम 5 से 10 साल तो लग ही सकते हैं। उसका एक बंदा ऐसे ही ना जाने कब से फंसा हुआ है, कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। अब उनमें से एक लड़की बोलती है, अगर इससे बचना है तो शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैनेजर तो सिंगल लोगों को खोज रही है। यहाँ टाकुया अकेला बैठा सोचता है, शादी क्या करूँ, कोई लड़की तो मुझे देखती भी नहीं है। दूसरी ओर रीका भी उदास थी। घर पे रीका मैप देखती है और डिस्टेंस नापती है, फिर वो दुखी होकर लेट जाती है। असल में वो इंट्रोवर्ट थी, जिसे लोगों के बीच रहने में मौत आती है और लोगों से बात करने में जान निकलती है, लाइक मेरी तरह। खैर, अगले सीन में टाकुया जा रहा होता है, उससे सामने रीका मिलती है। वो खुद को समझाता है, अब नर्वस होने का नहीं, मैं जॉब पे नहीं हूँ। वो लोग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तभी टाकुया बोलता है, रीका तुम्हारे शुक्रिया, लेकिन अब मैं ये कंपनी छोड़ रहा हूँ। जिस पे वो बोलती है, अच्छा ये कैट के लिए। अब वो पूछती है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या फैमिली नहीं है जो इसे देख सके? वो बोलता है, नहीं। अब रीका सीधा बोलती है, टाकुया क्यों ना हम शादी कर ले? जिस पे टाकुया शॉक हो जाता है। ये बोल के रीका भी थोड़ा अजीब फील करती है, पर वो बोलती है, अगर मुझसे पूछा गया अलास्का जाने को तो मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं है। हम शादी का नाटक कर सकते हैं, इससे हमें जाना नहीं पड़ेगा। और उन्होंने भी यही बोला था। जिस पे टाकुया सोचता है, ये हो सकता है, पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो रीका से ठीक से बात भी नहीं कर पाता। रीका का कहना था, हम वैसे भी जॉब पे एवी दिखते हैं, अगर हमने शादी करने का बताया भी तो मुझे नहीं लगता किसी को इस बातों में इंटरेस्ट होगा। और ब्रांच खुलने में 1 साल बाकी है, तब तक हम अगर शादी करने की बात करें और कुछ मंथ निकाल दे तो ट्रांसफर की बात टल जाएगी और किसी को हमारी शादी से फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में हम बोल देंगे हम तो मजाक कर रहे थे। ये सुन टाकुया को रीका की बात में दम लगता है। अब वो ये करने को मान जाता है। रीका बोलती है, तो ठीक है, कल हम मिलते हैं और ब्रांच मैनेजर को अपने बारे में बताते हैं। इसके बाद सब मैं संभाल लूंगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में वो ये बात अपने ब्रांच मैनेजर को बता देते हैं। ये सुन वो शॉक होती है और खुशी से उनके गले लग जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता वो दोनों शादी कर रहे हैं। उनके जाने के बाद रीका बोलती है, अभी तक का प्लान कामयाब हुआ। काम करते हुए 8 बज जाते हैं, जहाँ उनकी मैनेजर टाकुया को कॉल करके एक जगह बुलाती है और साथ ही रीका को भी लाने बोलती है। असल में वो एक रेस्टोरेंट था जहां कंपनी के सारे को-वर्कर और मैनेजर ने उन दोनों के लिए सरप्राइज पार्टी रखा था। ये देख दोनों के दोनों सदमे में थे। यहाँ रीका बोलती है, हम इससे बच नहीं सकते, हमें भी ओवर एक्साइटमेंट दिखानी होगी। वो 2 बियर की बोतल पकड़ती है और टाकुया को बोलती है, आगे मैं संभाल लूंगी। अब वो बाहर चली जाती है। यहाँ ब्रांच मैनेजर और को-वर्कर की बात होती है, जहाँ मैनेजर को शक होता है, ऐसे अचानक शादी की बात कैसे आई? तब वो बोलती है, जरूर वो प्रेग्नेंट होगी। अब रीका टल्ली होके आ जाती है, जहाँ वो उन सबको गाना सुनाती है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सब के सब उसे घूर रहे थे।
अगले सीन में वो लोग घर की ओर जा रहे थे, जहाँ रिका लड़खड़ा के टाकोया पे गिर जाती है और नर्वस होके सॉरी बोलते हुए वहाँ से निकल जाती है। यहाँ अकेले टाकोया ये सोचता है, क्या मैं उसे छोड़ रहा हूँ? मैंने उसे गुड नाइट या सॉरी भी नहीं बोला। मुझे गाने में उसका साथ देना चाहिए था। मतलब उसकी वही आदत यहाँ भी थी कि वो हर काम को करने में देरी कर देता था। अगले सीन में रिका अकेले ही अपनी और टाकोया की लव स्टोरी बनाने का प्लान करती है। वो एक लिस्ट पढ़ रही थी जिसमें टाकोया के बारे में फुल डिटेल लिखा था। रिका इमेजिन करती है टाकोया उसके साथ ही है, लेकिन उसे उसका शक्ल ही याद नहीं आता। वो टाकोया से माफी मांगती है कि उसने उसे फालतू में ही फंसा दिया। तभी वहाँ सच में टाकोया आ जाता है जो उसकी हेल्प करना चाहता था। अगले सीन में रिका दिखाती है उसने स्टोरी बनाने के लिए कुछ फोटो क्लिक किए हैं और वो रिंग भी दिखाती है जो वो टाकोया और अपने लिए लाई थी। ये देख टाकोया को पसीना आने लगता है, क्योंकि इसे पहनने के बाद ऐसा सच में लगेगा कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। रिका एक रिंग को पहन लेती है और दूसरा उसे देती है। अब वो उसे बोलती है, मैंने हमारे करीब आने के बारे में काफी कुछ लिख लिया है, लेकिन प्रपोजल के बारे में मैं कुछ लिख नहीं पा रही। हालांकि कुछ ऐसा लिखा है, फेरिस व्हील पे हम सबसे ऊपर जाएंगे और वहाँ तुम मुझे प्रपोज करोगे। अब वो उसे प्रपोजल का शब्द पूछती है जो वो दोनों सबको बताने वाले हैं। टाकोया ये सुन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। हालांकि उसके माइंड में एक शब्द आता है, मुझसे शादी करोगी, लेकिन वो मुंह से नहीं बोल पाता और रिका को बोलता है, सॉरी मेरे पास अभी कोई आइडियाज नहीं आ रहे। रिका भी बोलती है, कोई बात नहीं, मैंने शायद ज्यादा प्रेशर दे दिया। अब रिका उसे ये बोलती है, प्रपोजल के बारे में सोच लेना, जितना भी टाइम लगे मैं इंतजार करूंगी। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।